मेरी शादी मेरे खाला के लड़के जुनैद से हुई थी। उसके बाद मेरे अंदर बहुत सी तब्दीली आ गई थी। बचपन की बेफिक्री, नौमरी का अलहड़पन सब मेरा साथ छोड़ गए थे। जिंदगी में पहली बार उन बहन भाइयों के कामों से निजात मिली जिन्हें करते करते मैं ऊब गई थी, और उन्हीं से क्या घर के दूसरे बेशुमार कामों और बखेड़ों से फुर्सत मिल गई थी जिन्होंने मेरी नौमरी का अलहड़पन छीन लिया था। मैं ठीक तौर से अपना बचपन भी गुजार नहीं सकी थी। बड़ी खाला का घर मेरे घर से भी बड़ा था। अपने तो सिर्फ 4 बहन भाई थे, लेकिन यहाँ उनकी गिनती दुगनी थी। उनकी जिम्मेदारी भी दुगनी होगी। मुझे इस बात का यकीन था। मैं जिंदगी के इस नए मोड़ पर खड़ी अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर थी। क्या मिलेगा इस नई जिंदगी में? फिर वही कठिनाइयाँ, उलझन और मेहनत, भूख, मुफलिसी या मोहब्बत और आराम, बेफिक्री और खुशी। जैसी जिंदगी अब तक गुजरी है, कहीं आइंदा भी यही तो मेरा नसीब नहीं होगी। अब तो मेरी जिंदगी में बहार आई थी, लेकिन ऐसी खुशी के मौके पर मैं ये क्या सोचने बैठ गई थी? इसमें मेरा कोई कसूर न था। मैं ऐसे माहौल में पली और बड़ी थी कि ऐसी सोच मेरे दिमाग में बैठ गई थी। आज मैं जब दुल्हन बनी, सुहागरात की सेज पर अपने दूल्हे, अपने शौहर जुनैद का इंतजार कर रही थी, तो मैं डर भी रही थी और खुश भी थी। शादी, दूल्हा और ससुराल, होश संभालते ही ये अल्फाज मेरे कान में पड़े थे। मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि शादी हर लड़की के लिए मौत की तरह अटल है। जब रात गए जुनैद मेहमान और दोस्तों को रुखसत करके मेरे पास आया, तो उसने मुझसे कहा, तुम अपने माँ बाप की सबसे बड़ी औलाद थी। उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई की बजाय तुम्हें घर के कामों में उलझाए रखा। तुमने तमाम जिंदगी खाना पकाया है या फिर अपने अम्मा अब्बा के बच्चों को पाला है। मेरे माँ बाप भी बच्चे पैदा करने की दौड़ में तुम्हारे माँ बाप से आगे हैं, मगर एक बात जरूर है कि उन्होंने हमारी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कुलसुमबाजी ना होती तो शायद आज तुम एक गंवार और जाहिल लड़की होती। ये कुलसुमबाजी का न सिर्फ तुम पर बल्कि तुम्हारे घरवालों पर भी एहसान है। जुनैद बिल्कुल सही कह रहा था। वाकई ये कुलसुमबाजी ही का करम था कि उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाकर प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया था। मैं पढ़ने लिखने से बहुत घबराती थी, लेकिन जब मैं पढ़ने लगी तो फिर थोड़ा बहुत मेरा जी लगने लगा। मैंने सीना पिरोना सब कुछ कुलसुमबाजी से ही तो सीखा था। दिन भर में जब भी मुझे घर के कामकाज से टाइम मिलता, मैं उनके पास चली जाती, 4 काम उनके करती, फिर बदले में उनसे कुछ न कुछ सीख कर ही उठती। मैंने उनसे सिर्फ काम ही नहीं, जीने का सलीका और जिंदगी बसर करने का हुनर भी सीखा था। शादी के बाद जुनैद मुझे बहुत प्यार करने लगा था। वो मेरी हर बात का ख्याल रखता, मेरे आगे पीछे फिरा करता जैसे मैं कोई आसमानी अप्सरा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर में भी घर के लोगों को पालने की आदी थी, इसलिए वहाँ भी बच्चों की जरूरत से ज्यादा फौज देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हुई। मैं उसके लिए पहले ही से तैयार थी। मैंने पूरा कामकाज संभाल लिया और घर के बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में मदद करने लगी। मेरे लिए ये मुश्किल नहीं था। मेरी तीनों नंदे मुझसे घुल मिल गई। सास और ससुर, जो मेरे सगे खाला खालू थे, मेरे सुघड़पन और सलीके से बहुत खुश थे। जुनैद के सामने उठते बैठते वो मेरी तारीफ किया करते। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई थी। मैंने अपने नेचर से ससुराल में तमाम लोगों का दिल जीत लिया था। जुनैद अपने घर में मेरी तारीफें सुनकर बहुत खुश होता। इस तरह चंद दिन गुजर गए। उस दौरान मेरे भाई जाकिर की बहुत अच्छी बैंक में नौकरी लग गई। उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद खाला ने, जो कि मेरी सास भी थी, अपनी बेटी शबीना के लिए मेरे भाई जाकिर का रिश्ता मांग लिया। अम्मा ने अपनी बहन को लाख समझाया कि मुझे ये रिश्ता दिल जान से पसंद है, मगर अभी जाकिर की नौकरी लगे हुए कुछ ही दिन हुआ है, कुछ महीने और रुक जाते फिर बात करेंगे। मगर खाला ने अम्मा की एक न सुनी, अपनी ही कहती रही कि शबीना की शादी बहुत जल्द करना चाहती हूँ। इस सिलसिले में सब इंतजाम कर लिए हैं, बस तुम हाँ कर दो। खाला मुझसे पहले ही पूछ चुकी थी। मेरा जाती ख्याल था कि ये रिश्ता जाकिर के लिए भी सही रहेगा, इसलिए मैंने अपनी सास को अपनी रजामंदी दे दी। उधर माँ के बार बार समझाने के बावजूद खाला ने रिश्ता तय करके ही दम लिया। फिर चंद रोज के अंदर ही मेरी ननंद शबीना मेरी भाभी बनकर मेरे मायके चली गई। मेरी जिंदगी के महीने और साल बहुत सुकून से गुजर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। जुनैद ने मुझे सच्ची मोहब्बत दी थी। खाला और खालू दोनों हर तरह से मेरी दिलजोई करते थे। नंदे और देवर मेरी हर बात का ख्याल रखते। यूं 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। मुझे उनके गुजरने का एहसास नहीं हुआ। खुदा ने मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी, लेकिन मेरी गोद अभी तक खाली थी। मैं एक नन्हे से बच्चे को प्यार करने और उसे अपनी गोद में खिलाने के लिए मुद्दतों से तड़प रही थी।
घर में 5 बरस का अरसा कुछ कम नहीं होता, मैं भी सब्र करते उकता चुकी थी। घर में तमाम खुशियां होने के बावजूद मुझ में वो करार न था जो एक बीवी को होना चाहिए था। मैं अधूरी थी। मेरी सास को भी पोता पोती की तमन्ना थी, मगर औलाद न मेरे बस में थी और न किसी और के बस में। अब तो दबी जबान से सास की तरह शोहर भी अपनी तमन्ना का इजहार करने लगा था। एक दिन जब मैं घर के कामकाज करके अपने कमरे में लेटी तो खाला मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, खाने पीने पे ध्यान नहीं देती। मैंने कितनी बार कहा है कि ऊपर के काम के लिए एक नौकरानी रख लो। तुम मेरी बात सुनकर सिर्फ सर हिला देती हो, उस पर अमल नहीं करती। सीधी सी बात है, तुम सेहतमंद रहोगी तो तुम्हारी गोद भी हरी होगी। जरा तुमने सोचा है कितने दिन हो गए हमारे घर के आंगन में एक फूल भी नहीं खिला। तुम क्या समझती हो मुझे जुनैद की निशानी नहीं चाहिए, मुझे पोता पोती खिलाने की कोई तमन्ना नहीं है। मैंने कहा मैंने सब दवा गोली बराबर से खाई थी और मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रख रही हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ अम्मी, मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। लेडी डॉक्टर ने भी यही कहा था। मेरी सास कड़वे लहजे में बोली, डॉक्टर की बात छोड़ो, मुझे तो ये मालूम है अगर औरत ठीक है, तंदुरुस्त है, तो देर सवेरे उसकी गोद जरूर हरी होती है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा जिसे दिखाया था वो भी मशहूर लेडी डॉक्टर है। मैं बोली इससे पहले जिसके पास गई थी वो भी बहुत अच्छी और तजुर्बाकार डॉक्टर थी। मेरी सास ने कहा वो सब बेकार थी, जिससे काम ही न बन सके वो कैसी तजुर्बाकार। फिर मेरी सास ने मुझे एक और लेडी डॉक्टर का पता दिया और मुझे कहा कि तुम उसके पास जाओ और अपना चेकअप कराओ, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। इतना कहकर बड़ी खाला कमरे से चली गई। आज उनका लहजा पहले से बहुत अलग था। अब उनके अंदाज में झंझलाहट के अलावा सख्ती और हठधर्मी भी थी। उन्हें हर हाल में जुनैद की औलाद चाहिए थी, उन्हें बेटे की निशानी चाहिए थी। सच कहा है, किसी ने अगर अपनी सगी माँ भी सास बन जाए तो वो सिर्फ सास ही रह जाती है। खाला जिसे मैं शुरू ही से और शादी के बाद भी सिर्फ अपनी माँ की सगी बड़ी बहन समझती रही, धीरे धीरे वो एक सख्त और कट्टर सास के रूप में ढलती जा रही थी। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं जुनैद यानी उनके बेटे के बच्चों की माँ नहीं बन सकी थी। उनकी बात भी एक लिहाज से दुरुस्त ही थी। हर माँ को अपने बेटे की औलाद को खिलाने की तमन्ना होती है। फिर मेरी सास को अगर ये ख्वाहिश थी तो क्या अजीब और बुरी बात थी। उन्होंने मेरी गोद में किसी बच्चे को देखने के लिए बहुत इंतजार किया था, बड़े सब्र से काम लिया था, दूसरी सासों के मुकाबले में बहुत प्यार से और सब्र से रही थी। 5 बरस थोड़े नहीं होते। उनकी बेटी शबीना इस दौरान में 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तीसरा चंद हफ्तों में आने वाला था। आखिर वो कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आई थी। उसकी सेहत भी मेरी ही तरह थी। मेरी आंखों से तब तब आंसू गिरने लगे। उसी दिन जब जुनैद दफ्तर से वापस आया तो मैंने मुनासिब मौका देखकर मेरी सास की बात बताई और लेडी डॉक्टर के पास चलने का कहा। जुनैद ने कहा, देखो नूरी, मैं आखिरी बार तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। उसका लहजा झल्लाहट का शिकार था। उसके बाद मुझे ना कहना। आखिर तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट का यकीन क्यों नहीं आता कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम में किसी बात की कमी नहीं। जुनैद ने बेजारी से कहा और करवट बदलकर सोने लगा। मैंने कहा मैं सब समझती हूँ मगर अम्मी को कौन समझाए। रविवार के दिन वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसके क्लिनिक में बहुत भीड़ थी। मरीजों की गिनती ही से मुझे अंदाजा हो गया कि वो अपने पेशे में खासी महारत रखती है। मेरी बारी आने पर वो मुझे अलग कमरे में ले गई, मेरा चेकअप किया। खासी देर तक वो उन तमाम रिपोर्ट को पढ़ती रही जो मैं अपने साथ लेकर गई थी। मैं उम्मीद भरी निगाहों से बेड पर लेटी उसे तक रही थी। कुछ देर बाद उसने मुझे उठने का इशारा किया और अपने पास बुलाकर कहा, आप तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने हर तरह से आपको चेक कर लिया है, पिछली रिपोर्ट भी यही बताती है। मैंने पूछा, फिर मैं औलाद के लिए क्या करूं? मेरी सास औलाद के लिए तड़प रही है। लेडी डॉक्टर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप अपने शौहर का मेडिकल चेकअप करवा, मुमकिन है उनमें कुछ कमी हो। अगर ऐसा हुआ तो कुछ दिन के इलाज से ये कमी दूर हो सकती है। मैंने हैरानी से पूछा, अपने शौहर का चेकअप? डॉक्टर ने कहा, मर्द के अंदर भी अक्सर कोई कमी हो जाती है, ये कोई ऐसी अहम और संगीन बात नहीं, इलाज से सब नॉर्मल हो जाता है, आप घबराएं नहीं। फिर उसने मुझे एक कागज पर किसी डॉक्टर का पता लिख दिया और कहा अपने शोहर को उसे दिखाने जरूर लेकर जाऊं। मैंने कागज हाथ में लिया, रिपोर्ट की फाइल संभाली और कमरे से बाहर आ गई। बाहर जुनैद मेरा इंतजार कर रहा था। हम क्लिनिक से बाहर आए तो उसने पूछा कि क्या कहा डॉक्टर ने। मैंने कहा,
वही कहा जो दूसरों ने कहा था। मैं हर तरह से नॉर्मल हूँ, औलाद पैदा करने के लायक हूँ। उसने पूछा, फिर औलाद ना होने की क्या वजह है? मुझे असल बात बताते हुए डर लग रही थी कि वो नाराज होकर गुस्सा ना करे। लेकिन उसकी जिद पर मुझे बताना पड़ा कि डॉक्टर कह रही है कि आपके शौहर में कुछ कमी हो सकती है, उन्हें कहें कि वो अपना मेडिकल चेकअप कराएं। उसने घूरकर मुझे देखा और डॉक्टर को गाली बकने लगा और साथ में मुझे भी गाली बकने लगा। जुनैद किसी तरह अपना मेडिकल चेकअप कराने पर आमादा ना था। उसे पक्का यकीन था कि उसमें किसी बात की कमी नहीं। उसने डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ और अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती की हिमायत में सैकड़ों दलीलें दे डाली। उसकी राय थी कि डॉक्टर आमतौर पर अपनी कमाई के लिए इस किस्म के सस्ते हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसमें उनका कमीशन होता है। ये बहस कई दिनों तक चलती रही, मगर इस बात का पता मेरी ससुराल में सिवाय हम दोनों के किसी और को नहीं था। मेरी जिद पर जुनैद का मूड बिगड़ कर रह गया था। वो अब बात बेबात मुझे काटने को दौड़ता, मेरी हर बात पर झिंझला उठता। मुझे दुनिया की घटिया तरीन औरत और जाने क्या क्या कह बैठता था। इस आलम में बहुत सब्र से मैंने खुद को काबू में रखा और बराबर अपनी बात पर कायम रही और उन्हें चेकअप कराने के लिए कहती रही। आखिरकार 1 हफ्ते की बकबक झिकझिक के बाद मैंने उसे अपना चेकअप कराने पर राजी कर लिया। हम लोग क्लिनिक में गए और वहां पर जुनैद ने अपना चेकअप करवाया। बाहर निकलकर डॉक्टर जुनैद से धीरे धीरे बात करता रहा। फिर मैं और जुनैद क्लिनिक से बाहर आ गए। उसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था, वो शदीद गुस्से में था। मैं अंदर ही अंदर लरस कर रह गई। रास्ते में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा रास्ता खामोशी से कट गया, ना वो कुछ बोला ना मैंने कुछ पूछा। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। घर पहुंचकर भी वो खामोश रहा। मेरी सास को यही पता था कि वो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने लेकर गया है। रात को जब तन्हाई मिली तो अपने कमरे में आकर मैंने जुनैद से डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में पूछा। बस मेरा पूछना था कि कयामत आ गई। वो मुझ पर फट पड़ा और मेरे चेहरे के सामने हाथ नचाते हुए गुस्से में बोला, वो डॉक्टर उल्लू का पट्टा कहता है कि मैं बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हूँ। वो मुझे नामर्द समझता है। क्या मतलब है उसका आखिर? मेरा मुंह हैरत से खुला के खुला रह गया। उसने कहा, और डॉक्टर कहता है कि मैं पैदाइशी तौर पर बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूँ। मैं गुम खड़ी थी, मेरा हलक खुश्क हो गया था। आसमान और जमीन मेरी नजरों के सामने तेजी से घूमने लगे थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। भला कुदरत ऐसा भी मजाक हमारे साथ कर सकती है? जुनैद ने कहा, उसने तो कुछ देर के टेस्ट के बाद ही मुझे बता दिया था। अब बताओ क्या किया जाए औलाद के लिए? तुमने मुझे जलील कर दिया। मैंने कहा, कुछ भी नहीं करना है, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मगर उस जिल्लत का क्या बनेगा कि मैं औलाद पैदा करने के लायक नहीं? हालांकि मुझे डॉक्टर की बकवास पर जरा भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा, जहां तक जिल्लत का सवाल है तो ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। मैंने उसका गुस्सा धीमा करने की कोशिश की। रह गई डॉक्टर की बात, तो मुझे भी उसकी बात पर भरोसा नहीं। जुनैद ने चिल्लाकर मुझसे कहा, कर लो उसकी बात पर भरोसा और छोड़कर चली जाओ मुझे। कर लो किसी ऐसे आदमी से शादी जिसके बारे में डॉक्टर पहले तुम्हें यकीन दिला दे कि वो हर साल तुम्हें औलाद का तोहफा देगा। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो जुनैद? मैं इतनी जलील नहीं हूँ कि औलाद के लिए तुमसे अलग हो जाऊं, तुम्हें छोड़ दूं। जुनैद ने कहा, मगर तुम ही तो जिद कर रही थी कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने उसके करीब जाकर कहा, ये जिद तो खाला की थी, वो तुम्हारी निशानी के लिए बेताब थी और है। मैंने सोचा था कि अगर किसी तरह इलाज से तुम्हारे अंदर की कोई खराबी दूर हो जाए तो हमारी मुराद पूरी होगी और खाला भी खुश हो जाएंगी। बस इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मंशा न था। खुदा के लिए तुम मुझे गलत ना समझो। जुनैद ने तड़प कर कहा, मगर मैं तो तुम्हारी निगाहों में जलील होकर रह गया न। तुम्हारे सामने तो मैं हमेशा शर्मिंदा ही रहूंगा कि मुझ में कोई जिस्मानी खराबी है। मैंने इल्तिजा करते हुए कहा, नहीं जुनैद, इस तरह न सोचो। हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर तो नहीं, मियाँ बीवी है, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी है। तुम मेरी नजर में कभी हकीर नहीं हो सकते। तुम तो मेरा सब कुछ हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। जुनैद अपनी जिद पर कायम था। उसे बीवी के सामने जलील हो जाने का दुख था। उसे यकीन था कि ये जिल्लत अब किसी तरह भी इज्जत में नहीं बदल सकती। वो पूरी रात गुस्से में खौलता रहा। मैं तमाम रात अपनी बेचारगी पर आंसू बहाती रही। मेरी दुनिया में, मेरी पुरसुकून जिंदगी में एक भूचाल आ चुका था। मैं लरज रही थी कि अब इसका क्या अंजाम होगा।
सुबह हुई तो वो चादर मुंह पे ढापे बिस्तर पर लेटा रहा और दफ्तर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने उससे कुछ कहने की कोशिश की तो वो चुप रहा, उसने जवाब में कोई बात न की। सारी रात जागने की वजह से मेरी हालत भी गैर हो रही थी और रोने की वजह से मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थी। इस हालत में ससुराल वाले मुझे देखेंगे तो पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। मैं इस हालत की क्या वजह बताऊंगी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर दिल कड़ा करके मैं कमरे से बाहर निकली, किचन की तरफ बढ़ी तो देखा कि खाला खुद नाश्ता बना रही है। खालू दफ्तर जाने के लिए तैयार खड़े थे, दोनों नंदे स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। मैं किचन में पहुंची और खाला से कहा कि वो हट जाए, मैं नाश्ता तैयार कर लूंगी। खाला ने मुझे देखकर पूछा, तुम्हारी आंखें क्यों लाल है, चेहरा सूजा हुआ है, कहीं जुनैद से झगड़ा तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे डांटा तक नहीं। वो अपने दफ्तर की बात करके गुस्सा हो रहे थे, उनकी तबीयत खराब है, आज वो आराम करेंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे। खाला ने फिर कोई बात नहीं की और चूल्हे के पास से हट गई। मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी। खाला किचन के दरवाजे पर कुछ देर खड़ी होकर मुझे देखती रही, फिर चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी नंद मेरे पास आई और कहा, अम्मी ने कल रात तुम लोग की सब बात सुन ली है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जाने अब खाला क्या सोचे और क्या कदम उठाएं। मैं सोच रही थी अगर खाला को जुनैद की कमी के बारे में मालूम पड़ गया तो वो क्या सोचेगी, क्या वो औलाद की तमन्ना से बाज आ जाएगी और अपने बेटे की खामी का यकीन कर लेंगी। मुझे इस बात की कतई उम्मीद न थी। मैं उन्हें 5 बरस में खूब अच्छी तरह जान गई थी। वो जिद की पक्की थी, जो उनके दिमाग में घुस जाता वो हर सूरत में करके दम लेती। अगर उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट का यकीन नहीं आया तो वो मुझे ही बात समझेगी और बहुत मुमकिन है कि फिर वो अपने बेटे की निशानी के लिए कोई दूसरी तरकीब आजमाने का सोचती, और जो तरकीब उनके दिमाग में आ सकती थी और जो कारगर भी होती वो एक ही थी कि अपने बेटे के लिए किसी दूसरी औरत का इंतजाम कर लेती। उन्हें इससे गरज नहीं थी कि खुद उनका बीस कैसा है। इस ख्याल के आते ही जुनैद की दूसरी शादी के मंजर मेरी नजरों में उभरने लगे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अगर जुनैद औलाद पैदा करने के लायक नहीं था तो इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो हर तरह उनके साथ रहने और उन्हें अपना सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। वो दिन फिर सुकून से न गुजर सका। मैं जब किचन से निकली और अपने कमरे की तरफ गई तो अंदर खाला जुनैद के पास बैठी थी और उसे धीरे धीरे कुछ समझा रही थी। मैंने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और वापस किचन में आ गई। अभी किचन में दोबारा काम शुरू किए मुझे मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि खाला मुझे आवाज देती हुई वहां आ गई। उनका चेहरा गुस्से से बिगड़कर अजीब हो गया था। उन्हें इस हालत में अपने करीब देखकर मेरा खून खुश्क होने लगा। उन्होंने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा और चिल्लाकर कहा, तू अपने करतूत से बाज नहीं आएगी। उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैंने कहा, मैंने क्या किया है खाला? मेरी आवाज लरज रही थी। अब इतनी भी भोली ना बनो, रात भर मेरे बेटे से लड़ती रही और कहती है मैंने क्या किया। तू अब मुझे धोखा नहीं दे सकेगी, मैं तुझे अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैंने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़कर अपने बेटे के लिए तुझे इसलिए पसंद किया था कि तू मेरी सगी बहन की औलाद है, मेरा खून है। मेरे बेटे को जिंदगी की वो तमाम खुशियाँ और राहतें देगी जो एक वफादार बीवी का फर्ज होता है। लेकिन तू तो मेरी उम्मीद के उल्टा साबित हुई। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी अपने सगों में रिश्ता नाता न करे, पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मैंने पूछा, खाला आप बताइए तो सही मेरी खता क्या है? खाला ने कहा, क्या तूने रात को जुनैद से नहीं कहा कि जब तुम औलाद पैदा करने के लायक नहीं थे तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे और मेरे माँ बाप को धोखा क्यों दिया? अरे कमबख्त, हमने तुझे धोखा दिया कि हम खुद धोखा खा गए थे। एक बाज लड़की को अपने घर बहू बनाकर ले आए, अब उल्टा ये कि हमारे प्यार की वजह से हमारी शुक्रगुजार होती की। हम सब 5 बरस तक इस बात का इंतजार करते रहे कि ये हमारी बहू हमें औलाद की खुशी देगी, मगर तूने तो इतने साल में एक चूहा तक जनकर ना दिया। इस पर इस कमबख्त का दिमाग देखो, अपने किसी पहचान वाले डॉक्टर से मिलकर मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती है कि वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। मैंने कहा, खाला ये बात मैंने नहीं, डॉक्टर ने उनसे कही है। खाला तेज चिल्लाते हुए बोली, चुप हो जा, ये सब तेरी साजिश है। अपना ऐब छुपाने के लिए तूने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। आइंदा खबरदार ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना। मुझे जुनैद ने सब कुछ बता दिया है। अगर तू मेरे बेटे को नाकारा और नामर्द समझती है तो मैं तेरे दिमाग से ये वहम भी निकाल दूंगी।
मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी और वो बहू मेरे घर के लिए औलाद की रौनक लाएगी। मैंने कहा खाला मैंने उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, वो तो जो कुछ भी है मेरे शौहर है, मेरा सुहाग है, मेरी बात का यकीन करें। खाला ने कहा दूसरी शादी का सुना तो मेरे सामने कैसे बातें बनाने लगी। अगर जुनैद को तू दिल से अपना शौहर मानती तो उसकी मर्दानगी पर शक ना करती। ठीक ही तो कहता है वो कि डॉक्टर के पास जाकर जो मेरी जिल्लत हुई है उसे किस तरह मिटाया जा सकता है। मैंने कहा खाला इसमें जिल्लत की कोई बात नहीं है, मैं इस किस्म की बीवी नहीं हूँ, ऐसे ख्याल तो गवार और जाहिल औरतें रखती है। मुझे तो खुदा की जात पर पहले भी भरोसा था और अब भी भरोसा है, वो जब और जैसे चाहे हमारी मुराद पूरी कर सकता है। आप मुझ पर ये जुल्म न करें कि जुनैद की दूसरी शादी कर दे। आखिर आप ही बताइए मेरा कसूर क्या है। डॉक्टर मुझे तो ठीक बताता है। मेरी खाला ने कहा तेरा कसूर ये है कि तूने हमें अब तक औलाद ना दी और हम अपने बेटे की औलाद हर सूरत में लाकर रहेंगे, समझ गई। ये कहकर वो तनतनाती हुई किचन से निकली और पांव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। हालात ने अजीब करवट ली थी। मैं अपने तमाम तार अच्छे सुलूक और सुघड़पन के बावजूद सास और शौहर की निगाहों से गिर चुकी थी। मुझे सास के रवैये से ज्यादा जुनैद से गिला था। उसे तो तमामतर हकीकत मालूम थी, बल्कि आज का जो भी ड्रामा हुआ था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जुनैद था। उसने झूठ कहा था, उसने अपनी माँ को सही बात बताने की बजाय उनको मुझसे बदगुमान कर दिया था। उसने झूठ क्यों कहा था? मेरा कलेजा ये सोच सोच कर टुकड़े टुकड़े होने लगा। फिर मुझे ये ख्याल और बेचैन कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं के जमाने से अपने बेटे का ऐब छुपाने के लिए माँ ने उसे यही मशवरा दिया हो कि सारा इल्जाम बीवी के सर थोप दो और दुनिया को ये बता दो कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम एक नॉर्मल इंसान हो। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी बीवी बांझ है और कभी उसकी गोद हरी नहीं हो सकती। खाला ने आज जिस तरह मुझे बुरा भला कहा उससे तो यही अंदाजा मुझे हुआ कि ये माँ बेटे की मिली भगत है। उन्होंने दूसरी शादी का फैसला बहुत पहले कर लिया था और उसकी वजह अब मेरा फर्जी बांझपन बताया जा रहा था। ये मेरा वही शौहर था जो सुबह शाम मुझ पर निछावर होता था। ये वही खाला थी जो उठते बैठते मेरे गुण गाया करती थी। आन की आन में दोनों बदल गए थे। उस दिन खाला से तू तू मैं के बाद माँ बेटे ने मुझसे बोलचाल भी बंद कर दी। नंदो और देवर ने भी निगाहें फेर ली। घर में अजीब किस्म की मातमी फिजा छा गई थी। खालू को इस बात का इल्म नहीं था। वो सुबह दफ्तर चले जाते तो फिर शाम से पहले नहीं आते। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि घर में इतना खराब माहौल क्यों है। मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। फिर एक दिन मेरी ननंद ने बताया कि अब्बू ने भाईजान से डॉक्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि नूरीन कभी मां नहीं बन सकती, वो कुदरती बाज है। मुमकिन है मुझे बांझ बताकर वो अपने बाप को भी अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार कर रहा हो। मुझे हर लिहाज से बांझ साबित करके वो बहुत मुतमईन हो गया था। इस तरह शदीद तनाव में 2 महीने बीत गए। मेरी हालत रोज रोज खराब होती जा रही थी। जुनैद रोज दफ्तर जाता, रोजाना की तरह वापस मेरे कमरे में आने की बजाय अपनी माँ के पास हाजिरी देता, घंटों वहाँ बैठा रहता। माँ बेटे में देर तक बातें होती रहती। फिर 10-11 बजे वो रात का खाना खाकर मेरे कमरे में आता और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटते ही सो जाता। उसके इत्मीनान से यूं लगता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हर पल हर लम्हा उसके बोलने और बात करने का इंतजार करती रहती, मगर वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। शायद अपने घर में वो मेरा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं भी बस अपने कमरे तक रह गई थी। दिन भर घर के कामकाज अब खाला खुद किया करती थी। एक मेरी नंद इस घर में ऐसी थी जो माँ से नजर बचाकर मेरे पास कुछ देर के लिए आ जाया करती। सुबह का और रात का खाना वही मेरे कमरे में पहुंचा दिया करती। मैं मुश्किल से 2 निवाले चख लेती के सांस की डोर चलती रहे। खाने पीने से मेरा दिल उचाट होकर रह गया था। उन्हीं दिनों जुनैद के अंदर एक नई तब्दीली पैदा हो गई थी। वो अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखने लगा था। जब भी बाहर निकलता खूब सज-धज कर निकलता, ढेर सारी परफ्यूम लगाकर कपड़े पहनता। हमेशा गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होता। खुशी उसके चेहरे से झलक रही होती। खाला उसे देखकर शायद मुझे जलाने के लिए जरूरत से ज्यादा मोहब्बत और लाड प्यार का इजहार करती। ऐसा लगता था जैसे उसे मंजिल मिल गई थी या मिलने वाली थी। मैं खामोशी से ये सब देखती रहती और दिल ही दिल में कुढ़ती रहती। फिर एक रात जब वो हमेशा की तरह खाला के कमरे से मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे बात करना चाही और उससे पूछ लिया कि वो मेरी तरफ से ऐसी बेरुखी क्यों बरत रहा है। तो उसने मेरी बात का देर तक जवाब नहीं दिया, बस लेटकर एक किताब पढ़ने में मसरूफ रहा। मेरे बार बार पूछने पर वो झिल्ला उठा।
उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और मेरे माँ बाप को बुरा भला कहने लगा। मैंने बार बार उसे टोका कि वो मुझे जो चाहे कह ले मगर मेरे माँ बाप को कुछ ना कहे, मगर वो न माना बल्कि गुस्से में गालियां भी देने लगा। बस फिर क्या था, बर्दाश्त और सब्र उस रात मेरे हाथ से भी छूट गया। मैंने भी उसे ऐसी खरी-खरी सुनाई कि वो आग बगुला हो गया और एकदम मुझ पर टूट पड़ा। अब उसकी जबान से ज्यादा उसके हाथ चल रहे थे। जरा ही देर में मैं अधमुई होकर फर्श पर गिर पड़ी। फिर तो आए दिन मुझे मारना पीटना उसका मामूल बन गया। शदीद गम और गुस्से की वजह से मेरा बुरा हाल था। रोज रोज की मारपीट, कम खाने और दिल ही दिल में कुढ़ने की वजह से मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैंने फैसला किया कि चंद हफ्तों के लिए अपने घर चली जाऊं, मुमकिन है मेरी गैर हाजिरी से ससुराल में मेरी कमी का एहसास हो और मेरी खूबियां उन्हें याद आए। ये सोचकर मैंने एक दिन जुनैद से बात की। शायद उस रोज उसका मूड बहुत अच्छा था कि वो राजी हो गया और मुझे खुद मायके छोड़ने गया। मेरे घरवालों को तो कई महीनों से मेरे खराब हालात का मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी से जुनैद का स्वागत किया और बड़ी खातिर की। वो मेरे घरवालों से ऐसे मिला जैसे कोई बात ही न हुई हो। अम्मा मुझे एक मुद्दत के बाद अपने पास देखकर बहुत खुश थी। बहन भाई भी बहुत खुश थे। शादी के बाद यूं तो कई बार मेरा मायके आना हुआ था, लेकिन फिर लगभग साल भर से मैं ना आ सकी थी। मैंने सोच लिया था कि अपने बारे में सिर्फ अम्मा को बताऊंगी, वो भी उस वक्त जब वो अकेली होंगी। फिर रात को जब सब लोग सोने के लिए अपने बिस्तरों पर लेट गए तो मैं अपनी जगह से उठी और माँ की चारपाई पर आकर लेट गई। वो मेरे पास बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे कुछ सवाल किए जिनका जवाब मेरे पास न था। मैं रोने लगी। मुझे रोता देखकर वो हैरान रह गई। वो समझ रही थी कि उनकी बेटी अपनी बहन के घर बहुत आराम से जिंदगी गुजार रही है। उनके पूछने पर मैंने उनको तमाम हालात बता दिए। तमाम हालात जानकर वही हुआ जिसका मुझे यकीन था। अम्मा भी रोने लगी। फिर हम दोनों माँ बेटी खासी देर चुपके चुपके आंसू बहाते रहे। दूसरे रोज घर के तमाम लोगों को मेरे बारे में मालूम पड़ गया। सब उदास हो गए। अब्बा ने तो अम्मी को बुरा भला कहना शुरू किया कि उनकी बहन किस कदर जाहिल और कठोर है। मेरा भाई जाकिर भी बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने शबीना से उसके घरवालों की बुराई नहीं की और ना उन्हें बुरा भला कहा। अब्बू का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने भी मुझे खामोशी से हालात बदलने का इंतजार करने की ताकीद की। शबीना अलबत्ता खुद को मुजरिम महसूस करती रही और अपनी माँ को तमाम हालात के बिगड़ने की जिम्मेदार ठहराया। मायके में मेरे दिन रात बड़े मुश्किल में गुजर रहे थे। मैं जुनैद को एक लम्हे के लिए भूल नहीं सकी थी। अच्छा या बुरा जैसा भी वो था, बहरहाल मेरा शौहर था। मुझे मायके आए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। उस अरसे में ना जुनैद ने मेरी खबर ली ना खाला मिलने आई। मैं हर आहट पर उन लोगों का इंतजार करती रही थी। फिर 1 महीना और बीत गया, मेरी ससुराल से कोई ना आया। मेरी वो उम्मीद भी दम तोड़ गई जिसके तहत मैं ससुराल से मायके आई थी कि मेरी गैर मौजूदगी उन लोगों को मेरी कमी का एहसास दिलाएगी। उन्हें तो शायद मेरी अब जरूरत ही ना थी। बांझ औरत और बंजर जमीन की अहमियत ही क्या होती है। खाला और जुनैद ने तो सोचा होगा कि अच्छा हुआ चली गई। जब 4 महीने गुजर गए तो एक रोज परेशान होकर जाकिर ने शबीना को खाला के घर भेजा। उसे ये कहा कि वो अपने मायके पहुंचकर सिर्फ ये जाहिर करे कि वो सब लोगों से मिलने आई है, साथ ही ये जानने की कोशिश करे कि जुनैद की दूसरी शादी तो नहीं हो रही। शबीना अपने बच्चों को लेकर माँ बाप से मिलने चली गई। सारा दिन वहाँ रहकर शाम के बाद वापस आई। उसने हम लोगों को बताया कि वहाँ मामला अब तक सब ठीक ठाक है। जुनैद की दूसरी शादी का कोई जिक्र नहीं हुआ। वो सब नूरी को बहुत याद कर रहे हैं और जुनैद चंद रोज में आकर नूरी को ले जाएगा। मैंने ये बातें सुन ली थी और एक बार फिर उम्मीद के नन्हे नन्हे सितारे मेरी पलकों में जगमगाने लगे थे। चंद रोज और गुजर गए। मैं हर दिन राह तकती के कोई तो आएगा। फिर एक दिन मेरा इंतजार खत्म हो गया। एक सुबह 10 बजे के करीब किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। कोई था नहीं, इसलिए मैं ही आगे बढ़ी। दरवाजा खोला तो एक डाकिया खड़ा था। उसने मुझे एक बड़ा सा लिफाफा दिया और मेरे दस्तखत लिए। मैंने लिफाफा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं रोने लगी। वो तलाकनामा था। जुनैद ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मेरे घर में एक कयामत आ गई थी। हर एक गुस्से और गम में था और अनाप-शनाप बक रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा जाकिर को था। उसने तो चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था। उसका बस चलता तो वो जुनैद का खून पी जाता। तलाक देने की वजह मेरी बदमिजाजी और बदकिरदारी बताई गई थी और इसी वजह से जाकिर का ये हाल था। अम्मा के आंसू थमते न थे।
अब्बा खुद भी गम से निढाल थे, लेकिन सब्र का दामन उनके हाथ से छूटा न था। वो हर एक को तसल्ली दे रहे थे। सिर्फ एक मैं थी जो बिल्कुल खामोश थी। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैंने किसी से अपनी बेगुनाही में एक लफ्ज तक न कहा। फिर मेरी जबान उस दिन खुली जब जाकिर ने शबीना को तलाक देने का इरादा किया। मेरे होश हवास उड़ गए। मैंने उसे मना किया। शबीना का उसमें क्या कसूर था? वो बेचारी तो इन बातों से अलग थी। अपने घर में होती तो शायद किसी की तरफदारी भी करती, मगर जाकिर के सर पर बदले का भूत सवार था। वो किसी तरह भी शबीना को बेकसूर मानने को तैयार न था। अब्बा ने उसे बहुत समझाया, अम्मा ने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया। मैंने छोटे भाई के पाँव भी पड़े, लेकिन उसका गुस्सा किसी तरह ठंडा नहीं हुआ। हर बात के जवाब में वो यही कहता, मेरी बहन का सुकून और भविष्य तबाह करने की उन लोगों को जुर्रत कैसे हुई? अगर जुनैद दूसरी शादी कर लेता तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता। उसने नूरी को तलाक क्यों दी? फिर उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। जाकिर ने शबीना को तलाक देकर मायके भेज दिया। बच्चे भी उसके साथ ही भेज दिए गए। उसे जरा भी अपनी इस हरकत पर मलाल ना था। हम सब लोग बहुत गमगीन थे। हमारा दुख दोहरा हो गया था। इस हादसे के बाद मेरे घर में कई हफ्ते तक मौत का सन्नाटा तारी रहा। मैं इस सब का जिम्मेदार खुद को समझती थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, और जो आगे होने वाला था उसमें भी मेरी मर्जी को दखल नहीं था। इसलिए मैं खामोशी से अपने नसीब का गिला खुदा से करती रही। इस तरह 6 महीने बीत गए। मेरी जिंदगी जाने क्या ढप पर जाती की रहमत का फरिश्ता बनकर कुलसुम बाजी मेरे सामने आई। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। उन्होंने मुझे एक सिलाई क्लास में जॉब दिलवा दी और मैं वहाँ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। वहाँ मेरा अच्छा टाइम कटने लगा और हर महीने एक अच्छी रकम भी हाथ में आने लगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लड़कियों को सिलाई और कटिंग सिखाने का काम था। मैं वो करने लगी और उसी में मसरूफ रहने लगी। मैं अपनी पूरी तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रख दिया करती। वो मेरे पैसे अलग जमा कर रही थी। जाकिर को मेरी मुलाजमत से दुख हुआ था। उसने मुझे बहुत समझाया कि मैं नौकरी ना करूं, अगर पैसों की जरूरत है तो हर महीने मुझसे ले लिया करो, मगर मैंने उसे समझाया और उसे राजी कर लिया। जब मैं पहली तनख्वाह घर लाई तो वो इन पैसों को देखकर रोने लगा और कहने लगा, बाजी न जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हम घरवाले अपने लिए एक बोझ समझते हैं। मैंने उसे गले से लगाकर तसल्ली दी और कहा कि वो गलत सोचता है। फिर तो वो पाबंदी से हर महीने मेरे लिए कोई न कोई चीज लाने लगा। कभी कपड़े, कभी चप्पल, कभी कॉस्मेटिक की चीज और कभी हार और चूड़ियां। इस तरह मेरी पूरी तनख्वाह बचने लगी। फैक्ट्री में काम करते हुए मुझे 2 बरस हो गए तो मालिक ने प्रिंसिपल से कहकर मुझे टीचरों का इंचार्ज बना दिया और मेरी तनख्वाह में एक साथ 2000 का इजाफा कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। इस तरह मेरी जिंदगी एक डगर पर चलने लगी। जाकिर की बीवी शबीना ने भी तलाक के बाद हम लोगों से नाता नहीं तोड़ा था। वो हमसे मिलने आती रहती थी। अम्मा से कहती कि ठीक है, अब मैं आपकी बहू नहीं रही, शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन आपकी भांजी तो हूँ। इस रिश्ते से तो मैं आप लोगों से मिल सकती हूँ। अम्मा ये सुनकर रोने लगती और उसे गले लगाकर कहती कि तू हमेशा मेरी बेटी की तरह है। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसकी 2 बेटियां तलाक पाकर घर बैठ गई है। जाकिर पाबंदी से एक माकूल रकम हर महीने बच्चों की परवरिश के लिए भेजा करता। शबीना से ही हमें कभी कभी खाला के घर का हाल भी मालूम हो जाता। जुनैद ने मुझे तलाक देने के 6 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। अब 2 बरस बीत जाने के बाद भी वहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, और होती भी कैसे? डॉक्टर ने जुनैद को बांझ जो कहा था। एक रोज मैं कंपनी पहुंची तो एक औरत को ऑफिस में अपना इंतजार करते हुए पाया। मैं उन्हें नहीं जानती थी। प्रिंसिपल ने मुझे उनका परिचय कराया और कहा कि ये नेहा की अम्मी है। नेहा मेरी नई शागिर्द का नाम था। कुछ दिन पहले ही उसने सिलाई क्लास ज्वाइन की थी। बड़ी होनहार स्टूडेंट थी। उसने घर जाकर मेरी बहुत तारीफ की थी और इसी वजह से उसकी अम्मी मुझसे मिलने यहाँ तक आ गई थी। उनसे बातें होती रही। मुझसे मिलकर वो बहुत मुतासिर हुई थी। उस रोज नेहा क्लास में नहीं आई थी। बेगम शगुफ्ता ने खुद बताया कि उसे 2 दिनों से तेज बुखार है। वो तुम्हें बहुत याद करती है। फिर वो मुझे अपने घर आने की दावत देकर चली गई। दूसरे दिन मैं कंपनी की छुट्टी के बाद उनके दिए हुए पते पर उनके घर पहुंची। मुलाजिम ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। वो लोग बहुत अमीर लोग थे। उनका बंगला बहुत बड़ा और शानदार था। मैं ये सब देखकर दंग रह गई। मैडम शगुफ्ता मुझसे बहुत अच्छी से मिली। मैंने नेहा को भी देखा, उसकी खैरियत मालूम की।
वहीं मेरी मुलाकात नेहा के बड़े भाई अशफाक से भी हुई। वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट नौजवान था। मालूम हुआ कि नेहा के पापा कई बरस पहले इंतकाल कर गए थे। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार था जिसे अब अशफाक ही चला रहा था। मैंने मैडम शगुफ्ता से जाने की इजाजत चाही तो उन्होंने जिद करके मुझे रात के खाने पर रोक लिया और फिर रात के खाने के बाद मैं वहां से वापस आ गई। घर में अम्मा को मालूम था कि मैं नेहा के घर जाऊंगी, इसलिए वह परेशान नहीं हुई। लेकिन जाकिर ने घर पहुंचते ही कई सवाल कर डाले। मैंने जब उसे बताया कि मैं कहाँ गई थी तो वो मुतमईन हो गया। वो उन लोगों को बैंक के हवाले से जानता था। जाकिर की ब्रांच में उनका अकाउंट था। हफ्ते में 3-4 बार खुद अशफाक भी बैंक का चक्कर जरूर लगाता था। जाकिर ने मुझे नसीहत की कि वो बड़े लोग हैं और बड़े लोगों से हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का मिलना या उनसे ज्यादा रस्म राह बढ़ाना ठीक नहीं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसकी बातों का आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि वो लोग इतने अमीर और दौलतमंद हैं। उस रात बात यहीं खत्म हो गई। मैंने जाकिर का मशवरा दिल से मान लिया था। वैसे भी लोगों से मिलने मिलाने में मैं बहुत पीछे थी। अगर नेहा बीमार न होती और शगुफ्ता मैडम खुद मुझसे मिलने मेरी कंपनी न पहुंचती तो मुझे कभी उनके घर जाने का ख्याल न आता। नेहा ने 10-12 रोज घर पर आराम करने के बाद क्लास में आना शुरू कर दिया। शगुफ्ता मैडम का ख्याल था कि अमीर हो या गरीब हर लड़की को ये हुनर जरूर आना चाहिए। इस तरह चंद महीने और गुजर गए। नेहा अपना कोर्स मुकम्मल करके रुखसत हो गई, लेकिन जाने से पहले बहुत जिद करके वो मेरे घर सब लोगों से मिलने आई। अम्मा ने महसूस किया कि उसमें अमीर लोगों जैसी कोई बात नहीं थी। न कोई घमंड था, न कोई गुरूर और न अपने दौलतमंद होने का एहसास। वो मेरे घर के लोगों से यूं मिली जैसे बहुत पहले से वो उनको जानती हो या इस घर में बराबर आती रही हो। नेहा की माँ शगुफ्ता मैडम भी नेहा के साथ 2 मर्तबा हमारे घर आई। जाकिर को उन लोगों का आना अच्छा नहीं लगा, मगर हम सब मजबूर थे। किसी आने वाले को मना तो नहीं कर सकते थे। कंपनी में मुझे अब लगभग 3 बरस हो चुके थे। मेरा दिल यहाँ लग गया था। मैं अपने काम से बहुत खुश थी। इस अरसे में कई बार मैडम शगुफ्ता भी मेरे घर आई और नेहा भी। एक दिन जब मैं रोजाना की तरह अपनी कंपनी से घर पहुंची तो वहां खूब चहल पहल और रौनक थी। हर शख्स मुझे नई तरंग में मालूम हो रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। मेरे अब्बू और जाकिर भी घर पर मौजूद थे। मैं हैरान थी, या खुदा ये सब क्या है, मेरे घरवाले आज इस कदर खुश क्यों हैं। बाद में अम्मा से पूछने पर मुझे पता चला कि मैडम शगुफ्ता उधर चंद दिन से मेरे घर आती रही थी। मुझे उनके आने का कुछ पता नहीं हुआ, इसलिए कि उस वक्त मैं कंपनी में हुआ करती थी। वो हर बार एक ही तकाजा करती कि नूरी को मुझे दे दो। अपने बेटे अशफाक के लिए उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अम्मा ने न सिर्फ उन्हें इनकार कर दिया बल्कि पिछले तमाम हालात भी तफसील से मैडम शगुफ्ता को बता दिए। उन्होंने अम्मा से कहा कि मुझे तमाम बातें मालूम है, उसके बावजूद नूरी को मैं बहू बनाना चाहती हूँ। बस आपकी रजामंदी दरकार है। अम्मा ने साफ कह दिया कि हम गरीब लोग हैं, अमीरों के साथ हमारा क्या मुकाबला। अशफाक को भला लड़कियों की क्या कमी है, एक से एक हसीन पढ़ी लिखी अमीर घरानों की लड़कियां उसे मिलेगी। हम ठहरे गरीब दुखी और बदनसीब लोग। उस पर ये कि मेरी बेटी तलाकशुदा भी है। बेगम साहिबा ने कोई बहाना कबूल नहीं किया। उन्होंने अम्मा से कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हम भी कोई पैदाइशी अमीर नहीं, बस अल्लाह ने नेहा के पापा को एक छोटे से कारोबार में वो बरकत दी कि आज लोग हमें खानदानी दौलतमंद समझने लगे हैं। रह गई बात नूरी की तलाक की, तो हमने बहुत गहराई से छानबीन की है। इसमें नूरी का कसूर नहीं था। आपकी बड़ी बहन और उनका बेटा जुनैद ही बेहिस थे। मैं आपके घराने से हर तरह से मुतमईन हूँ। मेरा बेटा तोहर सूरत में न जाने कब से ये तय किए बैठा है कि वो शादी करेगा तो किसी गरीब और शरीफ लड़की से। उसे नूरी की तलाक के बारे में मालूम है, मगर वो फिर भी तैयार है। अम्मा ने बेगम साहबा से ये भी कहा कि अगर नूरी से औलाद ना हुई तो आपका बेटा और आप उसे एक फजूल चीज समझकर बाजार से दूसरी ले आएंगे। बेगम शगुफ्ता ने अम्मा को यकीन दिलाया कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर उनका ख्याल यही होता तो वो नूरी को अपनी बहू क्यों बनाना चाहती, जबकि उन्हें मालूम था कि तलाक की वजह ही बेऔलादी है। आखिर अम्मा को हार माननी पड़ी। मैडम के सामने उनकी एक न चली थी, फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं नूरी से पूछ कर ही जबान दे सकती हूँ। जब अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने 2 टोक लफ्जों में इनकार कर दिया। मेरे लिए पुराना तजुर्बा ही इतना खराब था कि मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और वो दर्द दोबारा बर्दाश्त करने का मुझ में जरा भी
हौसला न था मगर होता वही है जो तकदीर लिखने वाले को मंजूर होता है, शायद किस्मत भी इसे ही कहते हैं। मैंने जितनी सख्ती से इनकार किया उधर से उतना ही इसरार बढ़ता गया। कई हफ्ते इनकार और इकरार का सिलसिला चलता रहा, फिर वही हुआ जो खुदा को मंजूर था। अशफाक से मेरी शादी हो गई। पहली रात मैं सुहाग की सेज पर बैठी कांप रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं दिल ही दिल में खुदा से गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि मेरे खुदा, मेरी खता क्या है कि तूने मुझे एक नई और संगीन आजमाइश में डाल दिया है। खुदा मेरे हाल पर रहम कर। मुसलसल रोने से मेरा मेकअप बिगड़ चुका था और आंखें सूज कर लाल हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस सुहागरात की सेज से भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां कोई मुझे तलाश न कर सके, मगर ठीक उसी लम्हे एक मजबूत हाथ ने मेरी कलाई थाम ली और मुझे रोता और कांपता हुआ देखकर अपने करीब कर लिया। उसकी कुर्बत में एक मोहब्बत महसूस हुई। ये अशफाक थे जिन्हें दुनिया अशफाक सेठ कहा करती थी। उन्होंने कसम खाकर मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया और मेरे लबों पर मुस्कुराहट मचलने लगी। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं। आज की रात मुझे नींद नहीं आ रही है। अशफाक ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी और लाजवाब खुशी दी है, ऐसी खुशी जो औरत की जिंदगी का सरमाया होती है, जिसके बगैर औरत मुकम्मल नहीं होती, उसका वजूद अधूरा अधूरा रहता है। इस एहसास के साथ ही अचानक मेरा ख्याल जुनैद की तरफ चला गया। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा कि कहाँ अशफाक और कहाँ जुनैद, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ने मुझे तलाक देकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया और दूसरे ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत की, और आज मैं उस मोहब्बत के साथ उसके साथ रह रही हूँ। फिर मेरी नजर अपने आप ही अपने बेटे की तरफ उठी। वो अशफाक के करीब ही गहरी नींद सो रहा था। वो किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था। उसकी उम्र 3 महीने है। अभी वो दूध पीता बच्चा है, एक नन्हा सा गोल मटोल बच्चा। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था। मैं उस दिन कितनी खुश थी। मेरा वजूद तो उसी दिन गर्व से भर गया था जब उसने मेरी कोख में कदम रखा था। उसके आने की खबर ने पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सबसे ज्यादा खुशी मुझे थी। मेरे बच्चे ने मेरी कोख में आते ही मेरे दामन से बांझपन का वो पुराना दाग मिटा दिया था जो कलंक की तरह मेरी जिंदगी के दिन और रात में जहर घोल रहा था।